वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो रूस और यूक्रेन संकट जो है वो बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। तो क्या है ये मामला, यूक्रेन और रूस दोनों के बीच ये जो संकट है वो दिनों दिन यानी क्या होता जा रहा है, युद्ध जैसी स्थितियां जो है वो पैदा कर चुका है। अगर आज के समय में देखा जाए तो दोनों ही देशों के बीच जो विवाद है वो बहुत अधिक बढ़ चुका है और युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। कहा जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले लेगा और दुनिया के लगभग सभी देश जो हैं वो दो ध्रुवों में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या है ये मामला, समझते हैं उसको। तो आप सभी का स्वागत है, मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आइडियल क्लासेस पे। समझते हैं कि क्या है ये मामला, क्यों विवाद हुआ है, किस बात को लेकर ये विवाद है और आखिर क्या है ये मामला, इसमें कैसे सुलझा जाए और ऐसे समय में भारत जो है वो उसका पक्ष क्या है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है आने वाले एग्जाम्स में। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम एक चीज़ समझते हैं कि ये जो सीमा समझ लेते हैं, ये वाला जो भाग है रूस है। रूस एक ऐसा देश है जिसके कुछ भाग यूरोप में भी है और कुछ भाग यानी अधिकांश भाग एशिया में पड़ता है, यानी इसे यूरेशिया में हम कह सकते हैं। अर्थात ये दोनों ही देशों में, यूरोप में भी पड़ता है और कुछ भाग इसका एशिया में भी पड़ता है। तो ये जो भाग है किसी समय यूक्रेन जो है, ये जो यूक्रेन देश है, ये वाली जो सीमा रेखा है ये यूक्रेन का भाग है, यहाँ से ये अलग है, ठीक है। ये जो भाग है, ये पूरा जो सीमा है ये किसकी है, ये यूक्रेन है। और ये जो भाग हमने दिखा रखा है अंडरलाइन में, ये क्रीमिया है, इसको समझना ध्यान से। और ये जो पार्ट है ये अजोव सागर है, ये वाला भाग, ठीक है। और ये जो है ये काला सागर है, ठीक है। ये पूरा का पूरा भाग यूरोप का ही है और ये जो भाग है ये एशिया मतलब है, रशिया है। रशिया का कुछ भाग यानी यूरोप का हिस्सा और कुछ क्या है यानी एशिया का हिस्सा है। अब जरा हम समझते हैं कि यहाँ पर आखिर मामला क्या है। ये जो सीमा है ये यूक्रेन और रशिया की सीमा है। और आप सभी को पता, अगर हम रूस के बारे में बात करें तो जैसा कि रूस जो था यानी 1917 में जब यहाँ पर रूसी क्रांति होती है, 1917 में यानी 1917 में क्या होती है, रूसी क्रांति के बाद जो यूक्रेन था, यूक्रेन उस क्रांति के बाद क्या किया गया था, इस यूक्रेन ने अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। इसने क्या किया गया था, स्वयं को स्वतंत्र राष्ट्र जो है वो घोषित किया था। हालांकि अधिक समय तक ये स्वतंत्र नहीं रह चुका, लेकिन जब लेनिन के नेतृत्व में क्या किया गया, ये पुनः 1920 में यानी लगभग 3 साल भी इसको पूरे नहीं हो पाए थे और 1920 में इसे पुनः क्या किया गया, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ में इसको शामिल कर लिया गया था। इसे किसमें शामिल किया, सोवियत संघ में। ये सोवियत संघ है क्या, जरा इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। ये जो सोवियत संघ है ये क्या है, रूस प्लस 15 अन्य देशों का क्या है, ये सदस्य देशों का समूह है। सदस्य देशों का क्या है, ये समूह है। तो 1920 में इसे क्या किया गया, दोबारा से यानी यूक्रेन ने जब 1917 में स्वतंत्र हुआ, क्रांति हुई, रशियन क्रांति, रिवॉल्यूशन हुआ, तो उसने यूक्रेन ने अपने आप को, यूक्रेन कौन सा भाग, ये वाला, ये पूरा भाग जो है ये क्रीमिया सहित, इसने स्वतंत्र कर लिया अपने आप को। लेकिन 1920 में इसे क्या कर लिया, सोवियत संघ में पुनः मिला लिया गया, यानी लगभग कुछ सालों के यानी 3 सालों के अंतराल में ही इसे दोबारा क्या कर लिया गया, सोवियत संघ में शामिल कर लिया। हालांकि बाद में जाते हैं, अगर हम आगे चलते हैं तो क्या हुआ, इसे आज़ाद करा लिया गया। यानी रूस ने क्या किया, जब इसमें विखंडन हुआ, जो सोवियत संघ जो है जब इसका विखंडन हुआ, अर्थात जब ये टूटा तो विखंडन होकर क्या यानी विघटित हो गया, ये जो सोवियत संघ है वो विघटित हुआ और विघटित होकर क्या किया, विघटित होकर तो क्या हुआ, जब ये विघटित हुआ, और ये विघटन कब हुआ, ये विघटन जो हुआ था वो 1991 में हुआ था। 1991 में जब विघटन हुआ तो ये क्या हुआ, इसमें से 15 जो थे वो अन्य देश इससे अलग हुए और उनमें से ही एक जो था वो यूक्रेन था। यानी ये क्या हुआ, विघटित होकर 15 अलग अलग देशों में इसका डिवाइडेशन हो गया, यानी बट गया। उसमें से एक 1991 में जो बना था वो यूक्रेन भी था। कौन था,
यूक्रेन था। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो सोवियत संघ जो है वो क्या हुआ, 1991 में विघटित होकर इससे 15 नए देश बने थे, उनमें से एक यूक्रेन था। यानी यूक्रेन जो है वो 1991 में आज़ाद हो गया था। ठीक है, तब से ये मामला चलता रहा। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस यूक्रेन पे 2014 में 2014 में इस यूक्रेन का एक हिस्सा है जिसे बोलते हैं हम क्रीमिया। तो ये भाग आप देख रहे होंगे, ये कौन सा भाग है, ये क्रीमिया वाला भाग है। इस क्रीमिया पर क्या किया, रूस ने अटैक कर दिया। 2014 में रूस ने क्या किया, रूस ने इस पर अटैक किया और अटैक करके इस क्रीमिया वाले भाग को क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। रूस ने 2014 में क्या किया, क्रीमिया पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। यानी ये जो भाग है ये किसी समय यानी 1991 के बाद से 2014 तक ये भाग यूक्रेन का हुआ करता था। इस भाग को आप देख पा रहे होंगे जो लाइनिंग में है। तो इस भाग पर क्या किया, 2014 में रूस ने आक्रमण किया और इस पूरे भाग पर कब्जा कर लिया। तो अब वर्तमान में ये जो क्षेत्र है क्रीमिया वाला, ये किसके कब्जे में है, ये रूस के कब्जे में है। और रूस ने यहाँ भी अपने युद्धपोत वगैरह स्थापित कर रखे हैं। तो ऐसे समय में यूक्रेन जो है, यूक्रेन को क्या कर रखा है, चारों तरफ से यानी 3 ओर से इस तरह से रूस ने घेर रखा है। और ऐसा क्यों कर रहा है रूस, कैसा क्या कारण है, तो देखो यूक्रेन जो है ये वो क्षेत्र है जो विश्व के एक ऐसे क्षेत्रों में आता है जहां से बहुत अधिक यानी जो व्यापार की संभावनाएं बहुत अधिक रहती हैं। और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो ये जो कीव है ये एक ऐसी राजधानी है जो यूक्रेन की राजधानी है और यहाँ से ये व्यापारिक रूप से बहुत ही क्या है, संपन्न क्षेत्र है। और आपने देखा होगा कि कृषि के लिए भी ये क्षेत्र बहुत उपयोगी क्षेत्र है। यूक्रेन और रूस दोनों ही अगर हम बात करें, यूक्रेन वाले देश भी और रूस भी क्षेत्र है, तो कृषि उत्पादों में लगभग 30% जो उत्पादन है ये यही दोनों देश करते हैं। 30% विश्व का जो उत्पादन की बात करते हैं हम, तो वो कौन करते हैं, यूक्रेन से ही होता है। तो यूक्रेन जो है और रूस हैं वो कृषि उत्पादों के मामले में, उत्पादन के मामले में भी बहुत ही अग्रणी देश हैं। और अगर हम बात करें क्रीमिया क्षेत्र पर, तो क्रीमिया क्षेत्र पर अभी क्या है, रूस ने कब्जा कर रखा है। अब हाल ही में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इन दोनों देशों के बीच विवाद पैदा हुआ। तो विवाद का मुद्दा जो बिंदु है वो ये है कि यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल होने की बात करता है। यूक्रेन ने हाल ही में क्या कहा कि वो नाटो देशों का सदस्य बनना चाहता है और इस बात को लेकर जो है रूस बहुत ही नाराज है और उसने क्या किया, युद्ध जैसी स्थितियों को यानी पैदा कर दिया। ठीक है, तो ये मामला बना हुआ है। अब क्या है नाटो, क्यों यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है और रूस इसका विरोध क्यों कर रहा है, आखिर ये मामला है क्या। भाई यूक्रेन में अगर जो है वो नाटो में शामिल होना चाह रहा है तो रूस की आपत्ति क्या है उस पर ये समझना, और यूक्रेन क्यों नाटो में शामिल होना चाहता है ये एक मुद्दा है। चलिए तो हम इसको समझते हैं कि पहले तो समझ लेते हैं कि नाटो क्या है, ठीक है, और क्यों शामिल होना चाहता है यूक्रेन नाटो में। ठीक है, देखो अगर हम बात करें नाटो की, तो नाटो जो है, नाटो क्या है, एक सैन्य संगठन है, अंतर सरकारी सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना, अगर हम इस नाटो की बात करें तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। कब हुई थी, 4 अप्रैल 1949 को आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, नाटो की स्थापना कब हुई थी, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, यानी 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना होती है। उस समय इसमें कुल सदस्य जो थे वो 15 सदस्य देश थे, अमेरिका सहित इसमें कुल सदस्य कितने थे, 15 थे। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो इसमें कितने सदस्य हैं, 30 सदस्य देश हैं। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स में इसका क्या है, मुख्यालय है। ठीक है, अगर इस बात करें इसके उद्देश्य क्या, अगर इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी
ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? तो क्या है इस सैन्य संगठन की खासियत क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसी उद्देश्य से ही आपको समझ आ जाएगा कि रूस क्यों इतना ज़्यादा इस पे यानी परेशान है या यूक्रेन के इस मुद्दे से गुस्सा है, नहीं नाराज गुस्साया हुआ है। उसका कारण क्या है कि यूक्रेन ने जब नाटो में शामिल होने की बात की तो रूस की चिंता किस बात को लेकर है उसको हमें समझना चाहिए। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या है, इस नाटो का उद्देश्य सबसे मेन तो यही है कि रूस की जो विस्तारवादी नीति है, रूस की विस्तारवादी नीति को क्या करना, रोकना। जैसे कि यूक्रेन जैसे अलग अलग देशों पे रूस ने क्या कर रखा कभी 2014 में। अच्छा एक चीज़ और है, जब 2014 में क्रीमिया पर रूस ने अटैक किया था तो रूस जो था किसी समय रूस जो था वो क्या होता था G7 ग्रुप ऑफ जो 7 डेवलप्ड कंट्री हैं, तो 2014 से पहले रूस इसका हिस्सा था। ठीक है, रूस जो है 1991-92 के बाद इसका हिस्सा बन चुका था G7 का, तो G8 हो चुका था। परंतु जैसे ही रूस ने G8 जब रूस इसमें शामिल था तब ये G8 था। जब 2014 में इसने क्रीमिया पर आक्रमण किया था, 2014 में इसने क्या किया, क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। क्रीमिया पर जब इसने कब्जा किया था तो इसे G8 देशों से निकाल दिया था, तब से अभी ये बना हुआ है G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। रूस को कब निकाला गया, 2014 में G8 से निकाल दिया था, फिर पुनः ये G7 बन चुका था। तो वर्तमान में जो G7 है किसी समय रूस इसका हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। ठीक है, अब आ जाओ, तो इसका जो उद्देश्य क्या है कि रूस की विस्तारवादी जो नीति है उसको रोकना और सभी जितने भी इसके सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों की क्या करना, देशों की सुरक्षा करना या रक्षा करना, इनकी सीमाओं का रक्षा करना। किसी भी प्रकार का जो आतंकवाद है उस आतंकवाद पर क्या करना, रोक लगाना। आतंकवाद कैसा भी यानी किसी भी प्रकार के आतंकवाद पर रोक लगाना, ये सब क्या है इस नाटो के उद्देश्य हैं। और खास चीज क्या है, इस नाटो देश के अंदर अमेरिका, ब्रिटेन जैसे जो शक्तिशाली देश हैं वो शामिल हैं। और यूक्रेन जो है अगर इसका हिस्सा बन जाएगा तो इसका मेन उद्देश्य है जो रूस विस्तारवादी जो नीति है वो किस में चल रहा है, यानी यूरोप में अपना धीरे धीरे प्रसार कर रहा है रूस। और इन क्षेत्रों पर जो कब्जा है तो इसका मेन जो उद्देश्य ही यही है कि यूरोप में उसकी जो विस्तारवादी नीति है उनको जो फैला रहा है रूस यानी प्रसार कर रहा है उसको रोक लगाना है। तो यदि अगर यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य देश बन गया तो क्या होगा, ऐसे में जो रूस की एक समस्या ये हो जाएगी, कभी भी रूस जो है वो क्या करेगा इस क्षेत्र पे यानी ये पूरा का पूरा यूक्रेन के फिर क्या करेंगे, यानी ब्रिटेन है, अमेरिका है, ये सभी देश क्या करेंगे यूक्रेन पर अगर कभी भी किसी तरह की कोई कार्रवाई करते हैं, कब्जा करने की कोशिश करता है रूस, तो क्या करेंगे ये सभी देश इसकी हेल्प करेंगे। और सबसे खास बात ये है कि जो इसकी रूस की राजधानी है मॉस्को, ठीक है, ये जो मॉस्को राजधानी है अभी क्या है यूक्रेन के कारण इन पश्चिमी देशों से यानी इधर सारे के सारे पश्चिमी देश हैं, इन पश्चिमी देशों से अभी लगभग इनके बीच की जो दूरी है ये मॉस्को और इन पश्चिमी देशों की अगर बीच की दूरी की बात करें तो लगभग 1600 किलोमीटर है। अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन गया तो क्या हो जाएगा, स्वतंत्र देश वैसे ही है तो नाटो का मेंबर और बन जाएगा। फिर क्या होगा, इन सभी देशों के लिए अभी यूक्रेन पे क्या है बहुत सारी नीतियों के लिए रशिया जो है वो हमेशा अपनी मनमानी करता है और उनको क्षेत्र पे अपने क्या कर रखा है उसने अपनी नीतियों को पालन करवाने का ये नहीं करवाता है। अगर यूक्रेन इसका मेंबर बन जाएगा तो ये जो दूरी है ये बहुत कम रह जाएगी। ये कितनी रह जाएगी, मात्र 640 किलोमीटर दूरी रह जाएगी, यानी 1000 किलोमीटर का अंतर खत्म हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे, तो रूस की चिंता इस बात को लेकर है कि ये जो यूरोपीय देश हैं यानी पश्चिमी देश हैं, जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं और उससे रूस की यानी यहाँ पर कंडीशन क्या है, रूस की क्यों चिंता है, तो ये तो था नाटो। रूस और यूक्रेन को लेकर इस बात पे चिंता क्यों है, अगर यूक्रेन इस नाटो का मेंबर बनता है तो इसके जितने भी देश हैं जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया या ब्रिटेन हो गया, तो ये सब क्या करेंगे फिर फ्यूचर में यूक्रेन की हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। ठीक है, तो अगर सहायता करेंगे तो ऐसे समय में रूस की जो राजधानी है वो मात्र जो है वो क्या 640 किलोमीटर पे रह जाएगी। तो ऐसे में ये इसकी एक बड़ी चिंता है। ठीक है, तो इस कारण क्या है रूस जो है वो तिलमिलाया पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं हम क्यों
यहाँ पर भारत क्या है, भारत किसका साथ देता, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत किसका साथ देगा या किसका नहीं देगा, इस बात पे ही मसला है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, है ना, तो भारत जो है अभी दोनों देशों के साथ क्या है, उसके संबंध जो हैं वो क्या है, बहुत ही अच्छे संबंध हैं। जैसे अगर हम भारत के संदर्भ में देखें इस मामले को, तो भारत के संदर्भ में क्या है इस मामला, तो आप एक चीज समझो, भारत जो है, भारत के संदर्भ में इस मामले को देखें तो अमेरिका जो है, अभी भारत क्या है, भारत जो है वो क्वाड का क्या है, सदस्य देश है। क्वाड का जो है वो क्या है, सदस्य देश है। और क्वाड जो है वो क्या करता है, ये भी समर्थन करता है। क्वाड में एक मेंबर क्या है, अमेरिका भी है। इसके अंदर क्या है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। ठीक है, ये है क्वाड। तो अमेरिका ये चाहता है कि अगर अमेरिका ये चाहता है कि भारत जो है इस क्वाड के, क्योंकि क्वाड का अंतर है किसी भी क्षेत्र पर, यानी कभी भी सीमाओं का जो सीमा, यानी देश की सीमाओं का क्या करना है, सीमांकन करना है, देशों का सीमांकन जो है वो कभी भी क्या होगा, युद्ध के स्तर पर या युद्ध के द्वारा नहीं किया जा सकता, यानी वो शांतिपूर्वक मामला जो है वो सुलझाया जाना चाहिए। तो ऐसे में अगर रसिया यूक्रेन पर हमला करता है तो भारत को क्या कहना चाहिए, अमेरिका का कहना है कि भारत भी क्या करेगा, ऐसे में यूक्रेन की मदद करेगा। और यूक्रेन जो, यूक्रेन के साथ अगर हम देशों की बात करें तो जहां एक तरफ यूक्रेन के अगर साथ की बात की जाए, यूक्रेन जो है, इस यूक्रेन के साथ कौन कौन से देश हैं, जैसे यूक्रेन के साथ देश की बात करें तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये जो बड़े देश हैं। तो वहीं इधर अगर हम रूस की बात करें तो रूस के साथ कौन है, चीन जो है, विस्तारवादी नीति वाला चीन भी किसका साथ दे रहा है, रूस का साथ दे रहा है। ऐसे में अगर हम भारत की बात करें तो अगर भारत यूक्रेन का साथ देता है तो कभी भी जो भारत की सीमा पे जो चीन का मसला पड़ा हुआ है, भारत और जो चीन सीमा का विवाद रहता है, चीन का विवाद रहता है, इस पर हमेशा क्या किया गया, अगर हम देखें तो रूस ने निष्पक्ष, रूस ने किसी का भी पक्ष नहीं किया है, रूस ने इस पर कोई भी रुख नहीं दिखाया। तो रूस का इस पर रुख क्या है, तो आपने देखा होगा रूस ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, रूस की कोई क्या है, प्रतिक्रिया नहीं आई। तो यदि भारत यूक्रेन का पक्ष करता है, सोचने वाली बात है, अगर भारत यूक्रेन का पक्ष करता है तो ऐसे में क्या होगा, रूस चीन का साथ दे सकता है। और ऐसे में जब भारत और चीन विवाद चलेगा तो रूस उसका एक बहुत बड़ा पक्षधर हो जाएगा, तो भारत पर भी दबाव बनेगा। और अगर भारत क्या करता है, रूस का साथ देता है, तो अमेरिका से उसके संबंध बहुत मधुर हैं इस समय। तो भारत के लिए ये भी चिंता का विषय है कि वो अगर रूस का साथ देता है तो फिर उसके अमेरिका से जो रिश्ते हैं वो बिगड़ जाएंगे, जो हाल के वर्षों में 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब से आए तो रिश्ते बहुत ही मधुर हुए हैं, तो वो रिश्ते भी बिगड़ने की संभावना होगी। तो ऐसे में भारत क्या करेगा, तो भारत क्या करेगा, दोनों के तरफ अपना रुख जो है वो क्या करेगा, इस पर कोई प्रतिक्रिया ना दे, तो ऐसा भी हो सकता है। हालांकि भारत के लिए चिंता का विषय ये है, क्योंकि अगर हम यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन के साथ जो है भारत का वर्तमान में पिछले लगभग 10 सालों से, है ना, अगर यूक्रेन के साथ देखें तो पिछले 10 सालों में व्यापार जो है, यानी इसके हमारे जो संबंध हैं वो बहुत ज़्यादा गहराते जा रहे हैं, है ना, बढ़ते जा रहे हैं। वो कैसे बढ़ते जा रहे हैं, उसकी कारण ये है कि अगर 10 सालों में हमारे जो संबंध हैं, संबंध भारत यूक्रेन के बीच जो हैं वो कैसे बने हुए, बहुत ही गहरे हुए हैं। कैसे गहरे हुए हैं, जैसे यूक्रेन ने एशिया के अंदर अपना जो पहला, एशिया में पहला राजदूत या राजनयिक जो वो होता है, एम्बेसी जिसे स्थापित करते हैं, तो राजदूत जो बनाए हैं वो कहाँ बनाए, भारत में नियुक्त किया, भारत में स्थापित किया अपने राजनयिक संबंध के तौर पे
तो पॉइंट ये भी है कि अपना पहला राजदूत कह लो या इसी को हम ऐसे कह सकते हैं दूतावास, ठीक है, यानी जो दूतावास स्थापित करते हैं विदेश में, तो पहला यानी यूक्रेन ने अपना पहला एशिया के अंदर जो पहला दूतावास खोला वो कहाँ खोला, भारत में खोला, ठीक है। इस हिसाब से भी हम भारत और यूक्रेन के संबंधों की बात कर सकते हैं। और दूसरे अगर हम बात करें यूक्रेन के साथ, तो हमारे अगर रूस के साथ देखें तो आपको पता है भारत जो है वो रूस से हथियारों की सबसे ज़्यादा क्या करता है, खरीदारी करता है, ये बात तो आपको पता ही है ना। और ये कब की बात है, 1993 के बाद, जब से रूस ने आज़ाद हुआ है, तो 93 के बाद अगर कोई पहला उसने अपना वो खोला है दूतावास तो वो भारत में खोला। रूस के साथ अगर भारत के संबंधों की बात की जाए तो आप सभी को पता है कि हम रूस से क्या करते हैं, जितने भी रक्षा उत्पाद हैं यानी रक्षा उत्पादों की क्या करते हैं, हम खरीदारी करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की मिसाइल हो गई, टैंक हो गए, और उनकी सबसे ज़्यादा जो हम खरीदारी करते हैं वो कहाँ से करते हैं, रूस से करते हैं। और इसमें भी कितना, रक्षा उत्पादों में या पूरे ओवरऑल बात करें तो हथियारों की बात करें, जो हथियार हैं उन हथियारों की जो भारत निर्यात करता है, आयात करता है वहाँ से, तो वो कितने हैं, लगभग विश्व के 55% जो हथियार हैं वो कहाँ से आयात करता है, भारत रूस से ही लाता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि हमारे लिए दोनों ही देश क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब चिंता क्या है भारत की, भारत की चिंता ये है कि वहाँ पर भारत के 10,000 से करीब, लगभग 10,000 हैं, 18,000 18,000 तो लगभग इसमें क्या है, मेडिकल स्टूडेंट हैं। यानी इसमें लगभग यूक्रेन के अंदर क्या है, लगभग भारत के 20,000 नागरिक फंसे हुए हैं, यहाँ पर 20,000 भारतीय फंसे हैं, और इनमें से भी 18,000 जो हैं वो क्या हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ये भारत के लिए एक बड़ी चिंता है। अगर रसिया जो है यूक्रेन पर हमला करता है तो इनको निकाल पाना भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है कि इनको कैसे सुरक्षित भारत लाया जाए। हालांकि भारत इस काम को करने में काफ़ी सक्षम है, और पहले भी ऐसा अलग अलग देशों के साथ जब मामले आए तो भारत ने उन्हें सुरक्षित भारतीयों को लाया गया देश के अंदर, ठीक है। तो ये एक मुद्दा भी है कि इनको कैसे सुरक्षित लाया जाए। अगर फ्यूचर में कभी भी मान लो अगर रशिया इस पर कब्जा मतलब हमला करता है, तो हमला करेगा, तो फिर ऐसे में 20,000 भारतीयों को वापस लाना ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है, ठीक है। तो ये तो है मसला कि रूस और भारत के संबंध यूक्रेन के साथ कैसे हैं। अब हम एक बार ये चीज़ समझते हैं, क्या रूस की पावर क्या है और यूक्रेन की पावर क्या है, दोनों को पावर को समझते हैं, है ना। अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन जो है वो बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया एवं ये मोल्डोवा, इन दोनों के साथ क्या करें, इन सभी देशों के साथ अपनी सीमा को शेयर करता है। ये सारे के सारे जो देश हैं वो पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी यूरोपियन देश हैं, और ये जो हैं वो यूक्रेन की सीमा पर लगते हैं। और यूक्रेन के साथ जो है वो कौन कौन है, तो आपको मैंने बताया कि यूक्रेन के साथ नाटो देश जो हैं वो यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। उधर रशिया के साथ चीन जैसे विस्तारवादी चीन बड़ा जैसा देश है वो भी चीन रशिया के साथ है, और रशिया स्वयं में भी बहुत ही पावरफुल है। अब हम अगर यूक्रेन और रूस दोनों की अगर हम बात करें कि दोनों की कितनी रक्षा शक्ति है, कितनी पावर है, उस पर अगर बात करें तो एक नज़र डालते हैं कि दोनों में कितना कौन पावरफुल है, और अगर युद्ध के हालात हुए तो क्या मामला होगा, और क्यों अमेरिका इतना ज़्यादा यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। तो अमेरिका क्या है, अमेरिका अपनी छवि को कैसे चमकाना चाहता है, इस मुद्दे को भी हम समझेंगे, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं, दोनों के बीच एक तुलना को देखते हैं। अगर हम बात करें, एक तरफ रूस को रखें और एक तरफ यूक्रेन को रखें, तो यूक्रेन और रूस दोनों की ताकत पे अगर हम बात करें तो सैनिकों को ही बात कर लेते हैं। कितने कितने सैनिक जो हैं किस देश के साथ हैं और कितनी उनकी सैन्य क्षमता है ना। तो अगर हम बात करें यूक्रेन के पास, जहां यूक्रेन के पास 11 लाख सैनिक हैं, इसके पास सैनिक कितने हैं, 11 लाख हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि लम निफल कमजोर नहीं है, पावरफुल ये भी देश है, एक बड़ी सैन्य क्षमता है इसके पास भी, यूक्रेन के पास भी। तो रूस के पास वहीं 29 लाख सैनिक हैं, और अमेरिका ने यूक्रेन सीमा पर अपने सैनिक भी कब्जा यानी वो क्या करके स्थापित कर रखे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें रसिया की, तो रसिया के पास क्या, जैसे यूक्रेन के पास सिर्फ 98 लड़ाकू विमान है,
लड़ाकू विमानों में अगर बात करें तो 98 हैं, तो वहीं रूस के पास 1500 लड़ाकू विमान हैं। तो रूस जो है वो आपको दिख रहा है कि कितना ज़्यादा पावरफुल देश है। और वही नहीं, विमान ही नहीं, इसके पास विभिन्न प्रकार की मिसाइल शक्ति भी बहुत बड़ी, दुनिया में सबसे, अगर अमेरिका की बात करें तो सबसे अधिक जो मिसाइल पावर है वो किसके पास है, इसी के पास है। मिसाइल भी इससे बहुत अधिक हैं। अगर हम बात करें विभिन्न प्रकार के टैंकों की बात करें तो ये टैंक जो हैं, और ये टैंक भी मिसाइल से लैस हैं, और ये यूक्रेन से क्या है, बहुत अधिक ज़्यादा हैं। यानी सैन्य पावर में आपको दिखेगा कि हर क्षेत्र में रूस जो है वो यूक्रेन से बहुत अधिक पावरफुल है, और ऊपर से उसके साथ चीन का भी साथ मिला हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर रूस जो है वो बहुत अधिक पावरफुल दिखता नजर आ रहा है। हालांकि जैसे ही हम रूस के साथ अगर नाटो देशों का समर्थन जोड़ लेते हैं तो फिर यहाँ आमने सामने की बहुत तगड़ी टक्कर वाली क्षमता देखने को मिलती है, क्योंकि अमेरिका जैसा देश अगर आ जाएगा यूक्रेन के साथ तो फिर ये मामला बहुत ही गंभीर हो सकता है, और ये विश्व के लिए एक तीसरे विश्व युद्ध जैसा संकट उत्पन्न कर सकता है। और वाकई ये बहुत चिंता का विषय है। दोनों देशों को सूझबूझ से, रणनीतिक साझेदारी से बैठकर अपने विवादों को सुलझाना चाहिए। यही एक आगे का हल है, इससे ज़्यादा और कोई हल हो नहीं सकता। ठीक है। और अगर हम बात करें इन दोनों का और पावरफुल की बात करें तो इन दोनों में क्या है, पूरी दुनिया में जो गेहूं का 30% अभी हमने बताया था वो इन्हीं देशों से होता है। और यूक्रेन ऐसा नहीं, अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत बड़ी ताकत है। ठीक है। और आज भी यूक्रेन 30% जो है, यहाँ पर गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है पूरी दुनिया में, 30% गेहूं का। इसीलिए इसे ब्रेड बास्केट बोला जाता है। इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, ब्रेड बास्केट कहते हैं इसे, ब्रेड बास्केट, रोटी की डलिया या अनाज की डलिया। ब्रेड तो समझ ही रहे होंगे आप। ठीक है। तो ब्रेड बास्केट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गेहूं का 30% उत्पादन आज भी करता है, वैश्विक उत्पादन का 30% के लिए उत्पादन करता है। तो ये ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। तो ये है यूक्रेन और ये है रसिया के बीच का विवाद, और इसी विवाद को लेकर भारत की क्या चिंता थी वो मैंने बताया, और इन दोनों के बीच क्या मामला है वो बताया। और एक चीज़ और समझ लेते हैं कि रूस इतना ज़्यादा, जैसे अगर एक तरफ हम नाटो समर्थन करते भी हैं, मान के चलो सपोज दैट ये यूरोपीय देश ज़्यादातर, जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, या ये ज़्यादातर जो यूरोपीय देश हैं वो समर्थन करते हैं अगर यूक्रेन का, तो ऐसे में आप चीज़ों को एक चीज़ और समझनी चाहिए। यहाँ पर जो रूस है वो, रूस जो है वो सबसे बड़ा गैस उत्पादक देश है, गैस उत्पादक देश है। ठीक है। अगर ज़्यादातर यानी और सभी लगभग यूरोपीय देशों में, और ये क्या करता है, अपनी यूरोपीय देशों में गैस को क्या करता है, निर्यात करता है। यूरोपीय देशों में ये क्या करता है, निर्यात करता है। यानी अगर हम गैस के लिए देखें तो अधिकांश यूरोपीय देश जो हैं वो क्या हैं, इसी रूस पर निर्भर हैं। ठीक है। अभी अगर ये यूक्रेन का समर्थन करते हैं तो यदि अगर रूस ने इनकी गैस को रोक दिया, उत्पादन यानी निर्यात को रोक दिया, तो ऐसे में यूरोपीय देश ये एक संकट में जूझ जाएंगे, यानी गैस के संकट से भी ये जूझने लग जाएंगे। तो कितने समय तक ये यूक्रेन का साथ दे पाएंगे ये आगे की बात है। तो ये भी एक मुद्दा रहेगा। तो यानी रूस जो है वो हर तरीके से क्या कर रहा है, यूक्रेन को चारों तरफ से घेर रहा है। मामला बस इतना है कि रूस चाहता है कि यूक्रेन जो है वो किसी प्रकार से भी नाटो का मेंबर ना बने, नाटो का सदस्य देश ना बने। ठीक है। तो आई होप आपको इसमें जो पॉइंट्स हैं वो समझ आए होंगे। अब आपको एग्जाम में समझ क्या रखनी है, एग्जाम में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ब्लैक सी है तो इसके आसपास कौन कौन से देश जो हैं वो पड़ते हैं, या यूक्रेन सीमा से कौन से देश लगते हैं, उनकी कैपिटल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। और यूक्रेन से होकर एक जो नीपर नदी गुजरती है तो इसी पे स्थित है ये कीव, और ये जो कीव है वो राजधानी है यूक्रेन की, कीव। और ये किसी समय रसिया का जो ट्रांसपोर्ट है, यातायात का केंद्र हुआ करता था, ये जो कीव है किसी समय। और लेनिन ने तो यहाँ तक कहा है कि यूक्रेन जो है अगर रसिया से अलग हो जाता है तो ये वैसे ही है कि जैसे मानव शरीर से अगर किसी का सर अलग कर दिया जाए, धड़ अलग कर दिया जाए, तो वैसे ही अगर यूक्रेन रसिया से चला गया तो ये समझ लो कि रशिया का क्या चला जाएगा, सर चला जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे कि भारत का जो सर कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर, तो सेम उसी प्रकार ये रूस की बात करते हैं। लेनिन ने यहाँ तक कहा कि यूक्रेन अगर चला गया तो ये मान लो किसी व्यक्ति का जो सिर है वो काट लिया गया,
इस तरह से हो जाएगा। तो वैसे ही जैसे हमारे शरीर का सर होता है, वैसे यूक्रेन जो है वो रूस का सर बताया, लेनिन ने ये कथन कहा था। ठीक है, तो आज आई होप आपको ये सारा पॉइंट समझ आया होगा और ये विवाद क्या है वो समझ आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक को शेयर करें।